हाय दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमिरन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तहे दिल से वेलकम करते हैं। मेक योर माइंड शार्प विद सुमिरन सर। आज के इस सेशन में हम लोग जो यूपी बोर्ड का अनसॉल्व है उसको हम सॉल्व कराएंगे। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है ना, क्लास 10th यूपी बोर्ड सेट आर्ट्स 24 बीके जो 2022 में आया है और कुछ पार्ट इसका अपलोडेड हो गया है। आप 10th की प्लेलिस्ट है और मेरे चैनल पे बनी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। थंबनेल भी लगा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके से है। जो आज का वीडियो ये आपके पास जा रहा है पार्ट 3 है, ठीक है। और उसमें हम लोग दूसरे नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिए थे और आप यहाँ अगर ऑनलाइन देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन का दीर्घ दृष्टि दोष के बाद हम कराएंगे, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। उत्तल, है ना, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है भाई। देखिए पहले अगर लेंस की बात हम करते हैं, है ना, तो लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है ना। देखिए अब जितने लोग यहां बैठे हैं इस क्लास में, पहली बात, लेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक उत्तल लेंस और एक क्या, अवतल लेंस, ठीक है। तो खैर मुझको अवतल लेंस की बात नहीं करनी है, अवतल लेंस की बात नहीं करनी। इस क्वेश्चन में हमको कुछ ही बात करनी है उत्तल लेंस की। और उत्तल लेंस भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लेकिन हाई स्कूल लेवल में इसकी कोई बात नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग इस बात पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कह रहा है पहली बात, उत्तल लेंस में बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बने। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस के सामने हम वस्तुओं को 6 तरीके से रख सकते हैं। तो कैसे कैसे रखेंगे जरा देखिएगा। दर्पण में भी यही कंडीशन होता है और लेंस में भी यही कंडीशन होता है। देखिए अगर मान लीजिए, है ना, एक मिनट, रेड वाला मार्कर इधर है, चलिए। अगर मान लीजिए कि यहां उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, और यह क्या है, उसका प्रकाशिक केंद्र है, और ये क्या है, मेन एक्सिस है ना, मेन एक्सिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस में आवर्धित प्रतिबिंब को दिखाइए। आवर्धित प्रतिबिंब को क्या करिए, दिखाइए। तो यहां देखिए, इधर हम लोग मेन एक्सिस है ना, मुख्य अक्ष है, इसको ऐसे कर लो, मेन एक्सिस इधर लिख लो, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष। और ये कहां तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, और ये डट 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 कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर है? मान सकते हैं भाई, फिजिक्स है, मान सकते हैं। हाँ, क्यों लाइट आ रही क्या? नहीं यार, सही आ रहा ना, ठीक है। चलो देखो, एक वस्तु को आप कहां रख सकते हैं, पहला कंडीशन, वस्तु को कहां रख सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो प्रॉपर पता चल रहा है ना, बस पहला वस्तु आप यहां रख सकते हैं। देखिए इसमें लेंस में कितना फोकस, ये मान लीजिए यह F1 है, क्या है, F1 है, और ये क्या है, F2 है, और ये क्या है, 2F1 है, और ये क्या है, 2F2 है। क्लियर है? आई बात समझ में? पहला कंडीशन हो सकता है कि वस्तु को आप कहां पे रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि वस्तु को आप कहां रख सकते हैं, 2F1 पे रख सकते हैं। चौथा कंडीशन है कि वस्तु को आप 2F1 और F1 के बीच रख सकते हैं। अब पांचवा कंडीशन है कि आप वस्तु को कहां रख सकते हैं, F1 पे रख सकते हैं। और छठवां कंडीशन है कि वस्तु को आप प्रकाशिक केंद्र, और ये क्या, प्रकाशिक केंद्र किससे दिखाते हैं भाई, C से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, C, स्मॉल C। आई बात समझ में? लेंस में हम किससे दिखाते हैं, C से। किसी किसी बुक में P से भी दिखाता है, P से। पोल को भी इसी P से डिनोट करते हैं और प्रकाशिक केंद्र को भी डिनोट करते हैं, लेकिन अलग अलग राइट। सीधे से हमारा प्रकाशिक केंद्र इसी कहते हैं जो लेंस के मध्य में स्थित होता है, जहां से कोई भी प्रकाश कट जाए और सीधे निर्गत हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए अब यह क्या है, छठवां नंबर स्थिति। देखिए उत्तल लेंस के सामने अगर लेंस का डेफिनेशन पूछ दिया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब होता है कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे क्या हो,
पतला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो और किनारों पे क्या हो, पतला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। आई बात यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका अगर कभी कभी नेचर पूछता है, लगे हाथ एक क्वेश्चन और जान लीजिए, अभिसारी और अपसारी, है ना, उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अभिसारी, मतलब आवा बटोरी। ये सारे प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का क्या करता है, काम करता है। मैं इधर थोड़ा सा दिखा दूं आपको, आ रहा वीडियो में आ रहा है। अगर यहां से कोई प्रकाश किरण जाएगी, है ना, तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, मोड़ देगा। ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, मोड़ देगा। ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, मोड़ देगा। ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, मोड़ देगा। क्लियर है? तो जो प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी, मतलब आवा बटोरी। क्या चीज, आवा बटोरी। और अवतल लेंस जो होता है वह प्रकाश किरणों को क्या करता है ना, पसारने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी, मतलब आवा पसारी। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, आवा पसारी। क्लियर है? चलिए यह तो हो गया। लेकिन हम तो वस्तु को रखना देख लिए, वस्तु को रखना देख लिए, लेकिन अब प्रतिबिंब कहां कहां बनता अभी हमको पता नहीं है। जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, आप लोग बताइए। अब कहां बनेगा, F2 पे। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। और जब वस्तु कहां पे होगा, 2F1 पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पे। कहां बनेगा, 2F2 पे। और जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। और जब वस्तु कहां पर होगा, F1 पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। कहां बनेगा, अनंत पे। क्लियर है? आई बात समझ में? अब देखिए, जब अब यह कह रहा है कि अब एक बचा है, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, लेंस के सामने ही बनेगा। और किसके किसके बीच में बनेगा, F1 और 2F1 के बीच में। सही है ना, F1 और 2F1 के बीच में, और वो भी बहुत बड़ा और कैसा, आवर्धित। क्लियर है? वो भी बहुत बड़ा और क्या, आवर्धित। आई बात समझ में? तो यह प्रश्न यही पूछ रहा था कि उत्तल लेंस में हम वस्तु को कहां रखें कि उसका बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बने, और उसका किरण आरेख भी आप क्या करिए, दर्शाइए। उसका किरण आरेख भी आप क्या करिए, दर्शाइए। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है। देखिए यहां जब रहता है तो क्या होता है, बराबर वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और वस्तु से, हाई दोनों क्या, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट पहुंचा। मैं चाहूंगा कि आप लोग फास्टली इसको एक बार नोट कर लें, है ना, एक बार। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई उत्तल लेंस है उसमें वस्तु को हम कहां रखें कि उसका बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बने, बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बने, और उसका किरण आरेख भी दीजिए। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक इसको आप ड्रा करिए, आगे मैं उसको दिखाता हूं भी। यहां तक फास्टली नोट करिए। चलो भाई, अब यहां तक हम लोग आप नोट कर लिए हैं, और यहां से देखिए कि यह जो सबसे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पे। अगर वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। जब वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पे। जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। और जब वस्तु को आप कहां पर रखेंगे, F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। और जब वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच और लेंस के इधर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका किरण आरेख कह रहे हैं दिखाने के लिए, तो कोई बात नहीं, इसका लिखेंगे किरण आरेख। क्या लिखेंगे, किरण आरेख, एकदम बकायदे। ठीक है, किरण आरेख। अगर क्वेश्चन आए तो कैसे, पहले लेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, उत्तल लेंस का डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे किरण आरेख। सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के सामने कि एग्जाम में कैसे लिखें। क्लियर है? तो इसलिए एग्जाम में इतना स्वच्छ लिखिए कि आपको एग्जामिनर देख के प्रभावित हो जाए।
ठीक है, एग्जामिनर देख के क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। देखिए यहां पर आप उत्तल लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस बना लिए, है ना। और देखिए उत्तल लेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। अगर आपको बहुत टैलेंटेड बनना है तो आप रोज रोज पर डे उसी काम पे फोकस करिए और प्रैक्टिस करिए। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे अपने टारगेट पे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पे आप फोकस करिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस फिगर को आपको ड्रा करना ना, इसका प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, तब जाके आपका डायग्राम अच्छा होगा। आई बात समझ में। फिजिक्स में अगर डायग्राम अच्छा करना है, फिगर अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए वस्तु को कहां रखेंगे, F1 और कहां, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे कि नहीं, यहां रखें। तो मुख्य अति समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से हो जाती है, F2 से। F2 को ही मुख्य फोकस करते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे क्या होती है, निकल जाती है। अब मान लीजिए अनंत पे नहीं मिलेगा, कहां ये जाता जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा ले रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको, ऐसे दोनों किरणों को इधर बढ़ा ले रहे हैं। जब बढ़ाएंगे जहां कट करेगी, है ना, जहां कट करेगी तो वही क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहां क्या है, यहां जो है आपका यह क्या है 2F2 है, और इसको आप 2F1 है, और इसको आप यहां से ऐसे, जो आभासी प्रतिबिंब रहता है उसको डाटा से आप दिखा सकते हैं, नहीं डाटा से दिखाया तो ऐसे दिखाएंगे, है ना, रुक जाइए। लेकिन आभासी, आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब क्या, सीधा। जो भी आभासी प्रतिबिंब रहेगा, आभासी, सी आ गया ना, जो भी आभासी प्रतिबिंब रहता है वो कैसा बनता है, सीधा। तो ये तो किरण आरेख दिखा दिए, और जब किरण आरेख आप दिखा दिए, देखिए एकदम स्वच्छ होना चाहिए आपका। देखिए हमारा बिना स्केल के, लेकिन तब भी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर है, ऐसे एकदम स्वच्छ होना चाहिए। और इसका लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति, खूब बढ़िया से लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति। और प्रतिबिंब के प्रकृति में लिखेंगे एकदम जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बोर्ड में लिखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकृति में लिखेंगे क्या, पहला लिखेंगे कहां, लिखेंगे 2F1 और वह F1 के बीच और लेंस के सामने, लेंस के सामने या लेंस के पहले, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन लेंस के सामने कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनर्स मतलब वो दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आप बच जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं लेंस के पहले, लेंस के पहले। कहीं कहीं ऐसा वर्ड देना चाहिए जहां उलझे ना, एग्जामिनर भले ही उलझ जाए, आप ना उलझे, वो समझेगा कि ये तो लिखा सेंस सही लिखा है। लेकिन ये लिखेंगे तो और बढ़िया है, 2F1 और F1 के बीच लेंस के पहले। और कैसा है, सीधा है, कैसा है, सीधा है। अगर सीधा है तो क्या है, आभासी, और वस्तु से क्या, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्लियर है। यही इस प्रश्न का क्या है, जवाब है। बात आई समझ में। आप साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, क्लियर है। तो मर्जी करें, इसको फास्टली नोट डाउन करिए या तो फिर आगे हम कराएं। क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भाई स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला जो क्वेश्चन कह रहा भाई, है ना, जो तीसरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को 24 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए, कह रहा है कि 2 ओम, अब हम क्वेश्चन को कराते हैं। कह रहा है कि 2 ओम और 3 ओम और 4 ओम, है ना। पहली बात, संयोजन, मेरी वीडियो भी पड़ी है, इस पर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन का बहुत अच्छा वीडियो पड़ा है, आप देखेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं उस बात को। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है ना, प्रतिरोध किसे कहते हैं। पहली बात, प्रतिरोध, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। धारा प्रवाह का जो विरोध करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे बल्ब, पंखा, ठीक है, हीटर, जो धारा प्रवाह का विरोध करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। इसका मात्रक क्या होता है, ओम।
क्या होता है? ओम, क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? ओम। ये एक लैटिन वर्ड है ना। इसको ऐसे दिखाते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, तीनों बात एक ही है। क्लियर है? तो कह रहा है कि 2 ओम और 3 ओम। अब प्रतिरोधों का संयोजन देखिए 2 प्रकार का होता है। अगर किसी एक प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। R1 R2 R3 है ना, R1 R2 R3, ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर इसी को मान लीजिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा किसी एक बिंदु से, देखिए प्रारंभिक सिरा किसी एक बिंदु से और अंतिम सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है वह क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए ऐसे है ना, प्लस और माइनस, ठीक है। बैटरी लगी, ये मान लीजिए R1 है, क्या है? R2 है, और क्या है? R3 है। हाई पॉइंट A है, हाई पॉइंट क्या है? B। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। और इस प्रकार का जो संयोजन होगा क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब यह कह रहा है कि 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और कितने ओम का? 4 ओम का। ठीक है, तो इसी फिगर में रख दीजिए 2 ओम और कितना ओम? 3 ओम और कितना ओम? 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को, है ना, 24 वोल्ट के बैटरी से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है? आई का मान बताइए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आई का क्या करना है? मान बताना है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, और एक किसका मान दिया है? भी का मान दिया है। इसी को हम लोग ई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ई, विद्युत वाहक बल। और ई को ही यहाँ क्या मानेंगे? भी मानेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है। इसका विभवांतर कुछ और होगा। इसी को ये जो प्रतिरोधों का विभवांतर होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं? टर्मिनल विभवांतर। लेकिन अभी इसकी जानकारी आपके लिए जरूरी नहीं है, तो खैर इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ जो आपकी लेवल की बात है वही बात होगी। चलिए, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है भाई? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, है ना, हम लोग जानते हैं R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितना रहेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिए, इसका जब वैल्यू पुट करेंगे 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहां से देखिए ये R1 है और ये क्या है? R2 और ये क्या है? R3 है। R1, R2 और R3 का वैल्यू इसमें रखेंगे, तो R1 का मान कितना है? 1/2 ओम, 1/3 ओम और प्लस 1/4 ओम। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? हो 12 आएगा। चलिए, एलसीएम निकाले 12, 2 छक्के 12 और 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या? 6 4 10, 10 3 13/12। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 12/13 ओम। एक किसका मान आ गया? प्रतिरोध का मान आ गया। अभी धारा का मान हम नहीं निकाले हैं, तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, ओम के नियम से, बाई ओम्स लॉ, OHM, ओम्स लॉ। ओम के एकदम सेम ऐसे करेंगे आप, फिगर दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर एकदम अगर बढ़िया नंबर लेना है तो, नहीं लेना है तो 60 ऐसे उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बढ़िया नंबर लेना है तो विधोत लिखना पड़ेगा आपको। आई का मान हमको पता करना है, पक्षांतर कर दीजिए। आई इक्वल टू क्या जाएगा? V/R। वैल्यू पुट कर दीजिए। V का मान कितना है? 24 और R का मान कितना है? 12/13। और जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे क्या लगाते हैं? 1। तो आदि गुणे अंत, मध्य गुणे मध्य, तो क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू क्या? 24 गुणे 13 क्या? 12, 12 दूना 24, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 एम्पियर। क्लियर है? यही परम सत्य क्या है? आंसर है। नोट डाउन करिए। ठीक है, यहां तक आप इसे 60 ले, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई बात समझ में? इसे 60 ले लीजिए आप लोग। चलो भाई, अगला जो सवाल कह रहा है, R करके दिया है,
4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा व्यय हो रही है प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ आया हुआ कैमरे में एकदम बकायदा, है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 ओम के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, है ना। पहली बात गिवन दैट है W का मान कितना दिया, 100 जूल, और T का मान कितना प्रति सेकेंड 1 दिया है। क्वेश्चन को रीड करिए, कह रहा कि और प्रतिरोध जो कितने ओम का है, 4 ओम का, 4 ओम का प्रतिरोध है। तो हमको किसका मान निकालना है, V का मान निकालना है। तो लेकिन हमको I का मान पता नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिसमें हम ये रखें और आ जाए खट में, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक जानते हैं W बराबर क्या, चूंकि W बराबर क्या, I स्क्वायर RT, तीनों मिल गया, T भी मिल गया, R भी मिल गया, और I हम ज्ञात कर लेंगे और W दिया, क्लियर है। तो W का मान रखेंगे कितना आएगा, W यार रखना 100 जूल, पुट ऑन दी वैल्यू हियर, पुट ऑन दी वैल्यू हियर, मान रखने पर W का मान कितना 100। अब देखिए यहाँ I स्क्वायर और R का मान कितना 4 और T का मान कितना 1, तो यहां से हो जाएगा I स्क्वायर, पक्षांतर कर लीजिए, I स्क्वायर इक्वल टू कितना 100/4, और 4 25 संयम क्या हो जाएगा 100, तो I स्क्वायर बराबर क्या 25 आ जाएगा, और I इक्वल टू क्या √25, है ना, और ये बाहर निकलेगा 5 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या 5 एम्पीयर, क्या चीज 5 एम्पीयर। I का मान कितना आ गया 5 एम्पीयर, कितना आ गया 5 एम्पीयर। और हमको क्या निकालना है, V का मान निकालना है, क्योंकि V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर क्या IR, ठीक है। तो I का मान 5 और R का मान कितना 4, पुट ऑन दी वैल्यू हियर, पुट ऑन दी वैल्यू हियर, मान रखने पर, वैल्यू हियर, मान रखने पर 5 चौके कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, आ गया आंसर। नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, आराम से आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है जो, है ना, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वो स्थित क्या लिखा है, वो स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है, तो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, है ना, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, है ना। चलिए भाई, प्रकाश का परावर्तन तो सब स्कूलों में बहुत विधिवत पढ़ाया जाता है, लगभग, और सब लोग बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ परावर्तन। परा मतलब क्या होता है मार्ग, और क्या मार्ग, वर्तन मतलब बदल देना, मार्ग को बदल देना ही क्या कहलाता है परावर्तन, मार्ग को बदल देना ही क्या कहलाता है परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश का परावर्तन आया लिखने के लिए ना, और सवाल भी आया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन कह रहा कि प्रकाश का परावर्तन लिखिए, और एक सवाल भी है, भी सवाल करवाएंगे हम। पहले परावर्तन और नियम भी पूछ रहा है ना, सुनिए। पहली बात नियम पूछा है, परावर्तन नहीं पूछा, लेकिन परावर्तन भी आप लिखेंगे, क्लियर है, क्योंकि नियम तभी दिखा पाएंगे आप जब उसको दिखाएंगे, आप लिखेंगे परावर्तन कि डायरेक्टली आप लिख देंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। हाँ, बहुत फास्टली बोला हूं, चलिए कोई बात नहीं, याद है, बच्चों पढ़ाते देखो, ये मान लीजिए कोई चिकना तल है और यहां कोई प्रकाश किरण गिरेगी, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पे गिरती है उसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु। और यहां से गिरने के बाद प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं क्या परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं परावर्तित किरण। हम जान रहे हैं सबको आ रहा है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पे गिरती है तो उस पे हम लोग क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं। और आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और क्या परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच, इसको बोलते हैं अविलंब। यहां लिख लीजिए अविलंब, है ना, अविलंब।
परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। इंसिडेंट एंगल, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इंसिडेंट एंगल। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड, अच्छा रिफ्लेक्टेड, अच्छा रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। इसीलिए इसको, इसका पहला अक्षर R लिया गया है और इसका पहला अक्षर क्या लिया गया है? I। अब देखिए नियम क्या होता है। पहली बात, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरता है तो अपने ही माध्यम में क्या करता है? वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरे और अपने ही माध्यम में क्या करे? वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे ये रे यहाँ से गिर रही, मान लीजिए कोई टार्च आप जलाएं यहाँ से, है ना, कोई टार्च यहाँ जलाएं और यह प्रकाश किरण इसमें से आए और यहाँ गिरी और फिर वापस लौट गई, है ना। तो जिस बिंदु पे गिरती है उसी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। अगर आपसे और भी डेफिनेशन पूछ दिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आ मतलब आना, आ मतलब आना, अपतित मतलब क्या? गिरना। आकर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आकर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। तथा आपतित किरण जिस बिंदु पे गिरती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से परा मतलब होता है मार्ग। परा मतलब क्या मैंने बताया? मार्ग। वर्तित मतलब बदल कर, बदल कर, अपने मार्ग को बदलकर जाती हुई किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कभी कभी मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन ही पूछ दिया, न्यूमेरिकल नहीं पूछा, आपको विधिवत लिखना है आपको, तो क्वेश्चन का डोज देखिए कितने डोज का है? 2 नंबर का है कि 3 नंबर का है कि 5 नंबर का है? 5 नंबर का है तो कम से कम 1 पेज, 1.5 पेज। क्लियर है? 2 नंबर का है तो 2 लाइन, 3 लाइन, और 4 मान लीजिए 3 नंबर का है तो 4 से 5 लाइन। उसी चीज जैसा देखिए उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर दीजिए। बात समझ में आई? उसका वेटेज देखिए कितना वेट है उसका। 5 अंक का है, 2 अंक का है, 1 अंक का है, 3 अंक का है, उसका वेटेज कितना, उस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। क्लियर है? आप बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यही आ गया 7 नंबर में या 5 नंबर में, तो मैं कैसे कहूंगा आपको लिखने के लिए? मैं कहूंगा, देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, ऐसे करके। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरता है, चिकने तल पे गिरने के बाद अपने ही माध्यम में क्या करती है वह प्रकाश किरण वापस लौट जाती, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसमें लिखेंगे आपतित किरण। आकर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा आपतित किरण जिस बिंदु पे गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अलग अलग करके ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे। परावर्तित किरण लिखेंगे, अपने मार्ग को बदलकर जाती हुई किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है? अब देखिए उसी में लिखेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। अब लिखेंगे परावर्तन का नियम। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम लिखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण I इक्वल टू क्या? कोण R। क्लियर है? बस आई बात समझ में? यही है प्रकाश का परावर्तन। आप कभी भी प्रश्न को सिलेबस में या पेपर में कभी भी प्रश्न पूछे आपसे तो उसका वेटेज देखेंगे, कितने वेट का है। अगर 1 अंक का है तो उस अनुसार आंसर, 2 अंक का है तो उस अनुसार, 3 अंक का है तो उस अनुसार। क्लियर है? प्रश्न का वेटेज देखना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम प्रश्न का वेटेज नहीं देखेंगे तब तक उसका सुटेबल आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि प्रश्न का वेटेज कितना है, इस बात पे आप फोकस करिए। आई बात समझ में? आया सबको? ठीक है? क्लियर है? चलिए इसको आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऑनलाइन में थोड़ा कैमरे पे मेरा फोकस कम रह पा रहा है, लेकिन आप मानिए कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं। कैसी वीडियो लगे कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम उसको प्रोसीड कराएं, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। क्या हुआ? अच्छा नहीं आ रहा? हो गया? चलो अगला जो सवाल इसी में दिया है, कह रहा है कि सवाल कहाँ गया हो? हाँ,
दूसरा पलट दिए क्या हम? एक मिनट रुक जाइए, दूसरा खुल गया हमसे। हाँ, ये है, कह रहा है कि 10 सेमी दूरी पर स्थित है कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर स्थित है। दर्पण से आभासी प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनता है? 20 सेमी पर बनता है। तो फोकस दूरी 20 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? आर का। और आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। और एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। यह पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है, दोगुनी होती है, ठीक है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। यही रिलेशन होता है ना। और गलत करके चले आते हैं। बात समझ में आई? देखिए गिवन दैट में क्या बोलना जरा, एक सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है ना? 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। तो u का मान कितना दिया है? -10 सेमी। और v का मान कितना दिया है? 20। और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये किधर हो सकता है? ठीक है, लेकिन एक बात सुनिए, पहली बात क्या कह रहा है? दर्पण कह रहा ना, अवतल दर्पण कह रहा है, ठीक है। सुनिए, चलो भाई, इसमें एक चीज हम लोग कैसे जानेंगे कि v का मान धनात्मक होगा, v का मान ऋणात्मक होगा। कह रहा कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए भाई, अगर अवतल दर्पण है तो इसमें आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है भाई? अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है? आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर बनता है ना, 6वें नंबर वाली स्थिति। तो किस पे आ रहा है? x और x डैश। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो इधर बन रहा है आभासी प्रतिबिंब, कर अवतल दर्पण है, इसलिए v का मान क्या रखेंगे? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमेशा इस बात को सोचते रहिएगा और एकदम कॉन्सेप्टुअल ऐसे दिखाइएगा उनको, एग्जामिनर को, तब करिएगा, क्योंकि उसका मजा ही दूसरा रहेगा। क्लियर है? आएगा ये बात समझ में? चलिए, अब v का मान ज्ञात है आपको, और f का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। f का मान क्या करना है? ज्ञात करना, तब r का मान निकलेगा। तो हम लिख जानते हैं 1/, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर क्या? 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना। चलिए, वैल्यू पुट करिए, पुट ऑन दी वैल्यू हियर, पुट ऑन दी वैल्यू हियर, है ना। चलिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा? v का मान कितना? 20 है, 20 रखेंगे। और इसका u का मान कितना? -10, तो माइनस रखेंगे तो फिर वही हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 है, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, या माइनस हो जाएगा 1/f। कितना बचेगा? 1 आ रहा है यहाँ तक? यहाँ नहीं आ रहा, इधर कर ले। चलिए, 1/f बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, 1/20 हो जाएगा ना, 1 घट जाएगा वो, 1/-1/20, त्रिय गुणा होगा, इधर जाएगा। यह बराबर क्या? -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? -20 सेंटीमीटर। हमको r का मान निकालना है। r इक्वल टू क्या होता है? 2f, इसी में मान रख देंगे, है ना। f का मान कितना? -20, तो r इक्वल टू क्या? -40 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। हाँ, टाइम हो गया।